हाँ जी, इंडिया और श्रीलंका के बीच में तीनों टी20 मैच हो चुका है। हम पहुंच चुके हैं गौतम गंभीर और स्काई के एरा में, और जिस तरीके का परफॉर्मेंस इंडिया टीम ने दे दिया है उसके बारे में बात करेंगे। और पिछले कई दिनों से मैंने वीडियोस नहीं डाले, तो मेरा बर्थडे था और उस चक्कर में हम बाहर गए हुए थे, तो इस चक्कर में हम बना नहीं पाए। बट आज के इस वीडियो में हम तीनों मैच का पूरा सम अप करेंगे और पॉजिटिव्स क्या रहे, नेगेटिव्स क्या रहे, आगे हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप की पॉइंट्स देख लीजिए कि आज के इस वीडियो में हम किन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम तीनों मैच के बारे में बात करें कि तीनों मैच में इंडिया टीम का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा। पहले टी20 मैच में इंडिया ने जिस तरीके से बैटिंग की, श्रीलंका ने टॉस जीता था और इंडिया को बैटिंग करने बुलाया, लेकिन जिस तरीके का स्टार्ट हमें देखने को मिला, यशस्वी जायसवाल जिस तरीके का स्टार्ट देते उस तरीके की ही इनिंग खेली उन्होंने, वो एक्सपेक्टेड भी था। बट इस सीरीज से पहले शुभमन गिल को लेके जिस तरीके की बातें चल रही थी कि शुभमन गिल सेल्फिश इनिंग खेल रहे हैं और इस तरीके की ओपनिंग बैटिंग नहीं होती, उन्हें थर्ड नंबर पे आना चाहिए या वन डाउन खेलना चाहिए, जिस तरीके की बैटिंग शुभमन गिल ने इस पहली सीरीज में, गौतम गंभीर के पहली सीरीज में खेला, कमाल की बैटिंग। मैं उन लोगों में से हूं जो कि शुभमन गिल को क्रिटिसाइज कर रहा था कि शुभमन गिल की ओपनिंग में जगह नहीं बनती, टी20 टीम में जगह नहीं बनती। बट जिस तरीके का इंटेंट शुभमन गिल ने पहले मैच में दिखाया, इस इंटेंट के साथ शुभमन गिल की प्रॉपर जगह बनती टी20 में। और टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके की इनिंग खेल के गया, 16 बॉल में 34-35 रन बनाए थे, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ खेला। उस दिन शुभमन गिल अपनी 50 डिजर्व करते थे, लेकिन जिस इंटेंट के साथ खेला, पावर प्ले में जिस तरीके से खेला, बिल्कुल भी शॉट्स को रोके नहीं। और पूरे के पूरे पावर प्ले में जिस तरीके का इंटेंट एक ओपनिंग बैट्समैन का होना चाहिए, उस तरीके से खेला। सेकंड टी20 में नेक स्पैज्म की वजह से बाहर रहे, बट स्टिल अगर फर्स्ट टी20 की बात करें तो कमाल की बैटिंग। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके का इंटेंट दिखाया, इंटरव्यूज में पहले ही सूर्य कुमार यादव ने बोला था कि मैं कैप्टन बन गया हूं, बट लेकिन उसका कोई प्रेशर है नहीं मेरे पे। वही टेम्पलेट होने वाला है बैटिंग का, उसी माइंडसेट के साथ खेलने वाले। और रोहित शर्मा को लेके जो बात बोली, सबसे इंटरेस्टिंग वो थी कि रोहित शर्मा को लेके जो बोला है कि टीम इंडिया का सिर्फ इंजन चेंज हुआ, टेम्पलेट वही रहने वाला है जो हमारा पुराना इंजन दे के गया। ये बहुत कमाल की बात है। और जिस तरीके से इंडिया ने खेला, वो एग्जैक्टली उसी तरीके से खेला जिस तरीके से हम टी20 वर्ल्ड कप खेलते आए थे। बॉलिंग में कमाल, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई हमारे बॉलर्स ने। श्रीलंका वाले बुरी तरीके से उस दिन चोक हुए थे, बुरी तरीके से कोलैप्स करके गए, बट एक मिनी कोलैप्स इंडिया का भी हुआ था उस दिन। सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, इन सब ने अच्छा खेला। रिंकू सिंह नहीं चल पाए, हार्दिक पांड्या नहीं चल पाए, फिर रियान पराग भी 7 रन बना के आउट हुए। रियान पराग के बारे में मैं बात करूंगा। ये बंदा जिस तरीके से इस पूरे सीरीज के पहले सब स्पेकुलेट कर रहे थे कि इसकी टीम में जगह नहीं बन रही या फिर इससे और बेटर प्लेयर्स टीम में हो सकते थे, सब कुछ सही है, सारी बातें सही है। बैटिंग से इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया इस पूरे सीरीज में, बट जिस तरीके से बॉलिंग की है, पहले ही मैच में 1.2 ओवर सिर्फ कराए थे, 5 रन दिए, 3 विकेट लिए। और सेकंड मैच में 30 रन दिए थे 4 ओवर में, विकेट नहीं मिल पाए थे। लेकिन ये स्टैट नहीं बताता कि कितनी बेहतरीन बॉलिंग की थी। बॉल्स इतनी घूम रही थी, प्लेयर्स इतना मिस कर रहे थे। ये होता है ना कि कई कई बार बॉल इतनी अच्छी होती है कि बैट्समैन बुरा खेल के भी बच जाता है। बॉल इतनी स्पिन कर रही थी रियान पराग, और कमाल की बॉलिंग कराई। सेकंड मैच में तो बैटिंग नहीं आई थी, बट हमारे एक भाई ने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट में कहा था कि रियान पराग बैटर अच्छा है, बॉलिंग अच्छी कराता है और डेथ ओवर्स में करा सकता है, पावर प्ले में करा सकता है। तो वो चंद उन लोगों में से जिनको रियान पराग पे बिलीव था। और क्या कमाल का परफॉर्मेंस रहा है रियान पराग का इस पूरे सीरीज में। जो इंपैक्ट रहा है, हम इंपैक्ट पे बात करेंगे, जो इंपैक्ट था वो कमाल था। और सेकंड टी20 की अगर बात करें तो सेकंड टी20 में इंडिया ने टॉस जीत के श्रीलंका को बैटिंग करने बुलाया, और श्रीलंका का दोनों मैच में सिर्फ यही हाल था कि फर्स्ट मैच में भी 130 के अराउंड थे जब इनका एक ही विकेट गिरा था। वहां से जिस तरीके से इन्होंने कोलैप्स किया था, ये 9 के 9 विकेट आउट हो चुके थे और 170 के अराउंड इनका टोटल था। और सेकंड मैच में 139 के अराउंड या 140 के अराउंड इनका सिर्फ 2 विकेट गिरा हुआ था। उसके बाद वहां से हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि श्रीलंका आराम से 180 से 200 के बीच में टारगेट देगा इंडिया को, बट श्रीलंका 161 ही बना पाता है। और जब इंडिया बैटिंग करने आता है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, नेक स्पैज्म हुआ था शुभमन गिल को, उस पे
संजू सैमसन को जगह मिलती है। संजू सैमसन को ओपनिंग करने भेजा गया होता है। अब सिनेरियो यहाँ से ये था, अब जो कोई भी जस्टिस फॉर संजू सैमसन मांग रहा था वो यही सोच रहा होगा कि संजू सैमसन के पास पूरे के पूरे 20 ओवर है। यशस्वी जायसवाल का एक कैच छूटता है, इंडिया 6 रन पे होता है, श्रीलंका ने 3 बॉल कराए होते हैं, बारिश आ जाती है। उसके बाद मैच जैसे ही रिज्यूम होता है, संजू सैमसन पहले ही बॉल पे बोल्ड होते हैं, और वो बॉल भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी। अब वहां से सूर्य कुमार यादव ने, ऋषभ पंत ने, हर किसी ने मैच को खत्म कर दिया। इंडिया को बहुत ज्यादा बनाना नहीं था, और यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से इनिंग खेली थी वो मैच इंडिया का ही था, वो क्लियर था। 78 रन इंडिया के लिए कुछ भी नहीं था। इंडिया ने बनाया 81 रन। अब वहां भी इंडिया जीत जाता है, 7 विकेट से इंडिया जीत गया। अब थर्ड T20 मैच बहुत ही रीजंस की वजह से स्पेशल, क्योंकि दोनों T20 मैच में हार्दिक पांड्या को खिलाया गया, कमाल का परफॉर्मेंस दिया, अक्षर पटेल को खिलाया गया, कमाल का परफॉर्मेंस, और अर्शदीप जिस तरीके से वर्ल्ड कप के बाद बॉलिंग करा रहे, एक चैंपियन बॉलर की तरह बॉलिंग करा रहे। तो इन सभी को थर्ड T20 मैच में रेस्ट दिया गया। शिवम दुबे को टीम में जगह मिली, फिर वॉशिंगटन सुंदर को टीम में जगह मिली, और संजू सैमसन को विकेट कीपर की तरह खिलाया गया। ऋषभ पंत ने भी ठीक ठाक इम्पैक्ट डाला, बैटिंग से बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। पहले T20 मैच में रन बनाए थे, 43-44 रन बनाए थे, बट जिस तरीके की इनिंग खेली थी, 2-3 कैचेस छूटे थे, उसके बाद जाके 43-44 रन बनाए थे, बट विकेट कीपिंग अच्छी की थी। पूरे गेम का अगर इम्पैक्ट देखे तो इम्पैक्ट अच्छा था। अब वहां से थर्ड T20 मैच में जब संजू सैमसन को प्रॉपर विकेट कीपर बैटर की तरह खिलाया गया, ओपनिंग करने नहीं भेजा, थर्ड नंबर पे बैटिंग करने भेजा। अब आज के भी मैच में संजू सैमसन ने जिस तरीके से बैटिंग कर दी, 4 बॉल पे 0 पे आउट हो गए। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि चलो ठीक है, बैटिंग में हो गया, चलो ठीक है, मान लिया कि पिच डिफरेंट थी और प्रेशर हर चीज के वजह से 0 पे आउट हो गए, नॉर्मल। बट विकेट कीपिंग में जिस तरीके से कैचेस मिस किए, जिस तरीके से बाय के चौके दिए, और बेसिक कैचेस छोड़े, बेसिक बायस छोड़े, और बेसिक्स बहुत गलत किए संजू सैमसन ने। अब थर्ड T20 के बाद गौतम गंभीर इस तरीके से होगा कि गौतम गंभीर का एक पुराना इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा था कि संजू सैमसन जैसे प्लेयर को बेंच पे नहीं होना चाहिए, ये टीम इंडिया का लॉस है। अब गौतम गंभीर ने पहले T20 मैच में ना खिलाने के बाद सेकंड और थर्ड दोनों खिलाए। अब 2 चांसेस मिले संजू सैमसन, विकेट कीपिंग भी अच्छी नहीं कर पाए, बैटिंग भी अच्छी नहीं कर पाए। अब गौतम गंभीर के पास भी इनफ रीजंस नहीं है कि संजू सैमसन को बैक करे, बट बैक करना चाहिए। मैं अभी भी बोलता हूं कि 2 मैचेस बहुत कम है, बैक करना चाहिए। संजू सैमसन बहुत सही प्लेयर है, लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस संजू सैमसन जब जब अपॉर्चुनिटी मिली है तब तब दिखा रहा है, उस परफॉर्मेंस के बिहाफ पे ये बहुत मुश्किल हो जाएगा सेलेक्टर्स और एज अ कोच गौतम गंभीर को भी संजू सैमसन को बैक करने में। और अब आ जाते हैं रिंकू सिंह के ऊपर। रिंकू सिंह पहले मैच में भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, 1-2 बॉल ही था और बहुत ही डेथ ओवर में आए थे, तो वहां से सिर्फ शॉट्स ही मारने थे, तो उस चक्कर में आउट हुए, जो कि सही भी था, वहां पे उन्हें कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। बट थर्ड T20 मैच में आज रिंकू सिंह के पास ये चांस था, रिंकू सिंह के पास इनफ ओवर्स थे कि वो अपनी इनिंग को बिल्ड कर सकते थे। ये पिच उस तरीके की नहीं थी कि आते ही यहाँ पे अटैक करे। 3 या 4 विकेट गिर चुके थे, यशस्वी जायसवाल आउट हो चुके थे, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव तीनों आउट हो चुके थे। अब वहां से इंडिया एक खास बात का ध्यान दे रहा है कि इंडिया लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बना के चल, ये पहले मैच से ही चल रहा है। और टीम इंडिया का जो माइंडसेट है वो इस तरीके से कि हर प्लेयर को एज अ फ्लोटर यूज करेंगे, किसी की भी जगह फिक्स नहीं है, एक आगे पीछे चलेंगे और राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बना के रखेंगे। टीम का ये एटमॉस्फेयर दिख रहा है, या फिर ये बोल सकते हैं कि टीम का ये माइंडसेट दिख रहा है। तो रिंकू सिंह को ऊपर भेजा गया और रिंकू सिंह ने भी 4 बॉलें ही ली शायद से, और जिस तरीके का शॉट लगा के रिंकू सिंह आउट होके गए वो बहुत ही क्वेश्चनेबल है। उस शॉट की जरूरत नहीं थी, उस मोमेंट पे जरूरत नहीं थी, पिच पे इतना टाइम भी नहीं बिताया था कि इस तरीके का शॉट रिंकू सिंह खेले। बट अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि शुभमन गिल, रियान पराग और वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तरीके की इनिंग खेली है, शुभमन गिल ने तो कमाल की इनिंग खेली है। शुभमन गिल के वजह से हम इस स्टेज तक पहुंचे, और आज के मैच में भी शुभमन गिल एक 50 डिजर्व करता। ये पिच एक टेस्ट मैच के तरह की पिच, जिस तरीके से टेस्ट मैचेस में 5th डे पे पिच रिएक्ट करती है, उस तरीके से ये पिच रिएक्ट करती है। T20 पिच नहीं थी, और यहाँ पे उस तरीके की इनिंग आ भी नहीं सकती थी। यहाँ पे एक अच्छा टोटल होता 150-160, जो कि इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा था। बट शुभमन गिल एक और चीज कर सकते थे कि शुभमन गिल को खुद ही पता लग गया था कि वो बॉल की पिच तक नहीं पहुंच पाएंगे और बॉल टर्न हो रही है,
वो बिना शॉट खेले भी क्रीज में वापस आ सकते थे, वो बैट पीछे खींच देते। वो मुझे लगा कि वो फालतू डिफेंड करने चले गए और वो बैट अगर पीछे खींच देते अपना विकेट बचा सकते थे। और शुभमन गिल आज एक परफेक्ट 50 डिजर्व करता। रियान पराग जिस तरीके के शॉट पे आउट होके गया है वो अनलकी रहा। उस तरीके की बॉल पे रियान पराग हर मैच में 10 में से 10 बार शॉट मारे और छक्का ही मिलेगा, बट वो एक आधा बार है जब वो आउट हो जाए। और आज के मैच में ऐसा ही हुआ। वो बॉल 6 वाली थी, रियान पराग का शॉट सही था, बट इट इज व्हाट इट इज। आज वो दिन नहीं था कि वो शॉट छक्का जाए, तो रियान पराग भी आउट हुए। ये बैक टू बैक विकेट गिरने के बाद वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तरीके की इनिंग खेली है, 18 बॉल पे 25 रन बनाए, कमाल की इनिंग। और उस ब्रिलियंट इनिंग की वजह से हम 138 तक पहुंच पाए। अगर वो इनिंग नहीं होती तो हम अराउंड 115-120 पे भी कोलैप्स कर सकते थे। तो कमाल की इनिंग, वॉशिंगटन सुंदर का भी इंपैक्ट कमाल रहा। तो मैन ऑफ द मैच भी गए, 18 बॉल पे 25 रन बनाए, फिर 4 ओवर में 2 विकेट लेते, फिर सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन दिए, जिसमें से एक वाइड था, 1 रन था और 2 विकेट लिए। और अगर डेथ ओवर की बात करें तो डेथ ओवर में खलील अहमद, इस बंदे ने अपने बेसिक्स इतने गलत किए, 5 वाइड डाले, 18th ओवर में 12 रन दिए जिसमें से 5 वाइड थे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि आप 2 वाइड करा दो, चलो 2 चली गई, उससे पहले भी खलील अहमद के वाइड्स काफी गए। वॉशिंगटन सुंदर ने भी वाइड्स डाले हैं, फिर रवि बिश्नोई के भी वाइड गए हैं। और रियान पराग ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई है, रियान पराग को एक प्रॉपर बॉलर नहीं है लेकिन 4 ओवर करा रहा है और कमाल की बॉलिंग करा रहा है। और इंटरेस्टिंग तो ये भी था कि रिंकू सिंह से 19th ओवर कराया। रिंकू सिंह ने 3 रन दिए, 2 विकेट लिए। सूर्य कुमार यादव जब बॉलिंग कराने आए, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि सूर्य कुमार यादव पहला डॉट, 2 विकेट, हैट्रिक पे थे, 1 रन मिलता है। फिर उसके बाद जो 2 रन लिया उस पे रनआउट पे सूर्य कुमार यादव बॉलिंग सेंड पे खुद ही रनआउट कर सकते थे, पर संजू सैमसन की तरफ थ्रो कर दिया। अब ये समझ में नहीं आया। और जिस तरीके का सुपर ओवर हुआ है, पहले ही बॉल पे चौका चला जाता है, मिसफील्ड होती है। अब ये मैच में ये बोलूंगा कि इंडिया का था ही नहीं, बट इन तीनों टी20 मैचेस में एक चीज कॉमन था, श्रीलंका का कोलैप्स। और सनत जयसूर्या के लिए इतना बुरा लगा है, वो बंदा डगआउट पे बैठ के वो ये सोच रहा होगा कि मैं इस टीम के साथ कर क्या रहा हूं। ये टीम 12 बॉल पे 9 रन नहीं बना पाती, इस टीम के साथ कोई भी क्या कर सकता है, ये समझ के परे। और एक बार इंडिया ने फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में जो किया था वो रिपीट किया। 30 बॉल पे 30 रन डिफेंड करने थे। आज उस तरीके से तो डिफेंड नहीं कर पाए, लेकिन सुपर ओवर में जिस तरीके से इंडिया ने मैच को खत्म किया, कमाल। अब बात करते हैं कि इंडिया आगे क्या करने वाला है, इंडिया के लिए आगे का टेम्पलेट क्या होने वाला है। तो इसके बारे में अगर आप लोगों से कोई भी बोले या फिर मैं भी बोलूं कि मुझे पता है इंडिया आगे क्या करने वाला है, तो आप समझ जाना कि झूठ बोल रहा है। क्योंकि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से टीम को चलाने वाले, वो उनको भी नहीं पता। आज इंडिया के अंदर यशस्वी जायसवाल इतने बार नेट्स में बॉलिंग करते हुए दिखे हैं, उस बंदे ने बॉलिंग नहीं कराई। और आने वाले मैचेस में इंडिया इस तरीके की चीजें करेगा कि कोई भी बॉलिंग करा रहा होगा। मतलब अभी तक हमने शुभमन गिल को बॉलिंग करते हुए नहीं देखा, क्या पता शुभमन गिल भी बॉलिंग कराए। अर्शदीप सिंह स्पिन करा रहा था, सूर्य कुमार यादव को हमने फास्ट कराते हुए देखा था, क्या पता किसी दिन आके फास्ट बॉलिंग भी ट्राई करे। तो इंडिया ने इस सीरीज को जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट की तरह लिया है और अपने प्लेयर्स को जिस तरीके से रोटेट किया है, बेंच के प्लेयर्स को भी, अब ये तो मान के चलो, ये श्योर है कि इंडिया ये जो अपने 15-20 प्लेयर का जो पूल बना रहा है, इन्हीं में से वो प्लेयर होने वाले हैं जो कि आने वाले टी20 मैचेस में कंटिन्यू चांसेस मिलेंगे, कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे होंगे, कंटिन्यू टीम के अंदर हो। ये चीज होने वाली है। और टीम इंडिया का जो आने वाला टेम्पलेट है वो ये होने वाला है कि सारे प्लेयर्स फ्लोटर की तरह खेलेंगे। कुछ चीजें सिर्फ श्योर होंगी, कुछ चीजें वैसी ही होंगी जैसी होनी चाहिए, अदरवाइज पूरी टीम फ्लोटर की तरह खेलेगी। कोई भी कभी भी बैटिंग करने जा सकता है, कोई भी कभी भी बॉलिंग करने जा सकता है, और टीम इसी तरीके से खेलने वाली है। और टीम में हमें ऑलराउंडर्स और दिखने वाले, और ज्यादा प्लेयर्स ऑलराउंडर बनेंगे। तो लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है, और ये जो नई इंडिया है इसका ये नया टेम्पलेट किस तरीके से काम करता है। और अगर अभी सीरीज से हम पॉजिटिव्स की बात करें, तो पॉजिटिव्स में देखो, सबसे पहले तो रियान पराग का नाम आना चाहिए। जिस तरीके से रियान पराग बैटिंग में अपने आप को दिखा रहा है, अभी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन स्टिल थर्ड टी20 मैच में जिस तरीके की सेंसिबल पार्टनरशिप शुभमन गिल के साथ करके गया, उससे वो टेम्पलेट तो दिख गया, या फिर वो प्लेयर का स्किल दिख गया। बॉलिंग में जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, जिस तरीके से वो आने वाले मैचेस में
लगातार बॉलिंग करते करते ग्रो होगा, तो हमें वो दिख रहा है एक प्लेयर, एक स्टार जो कि बन सकता है, वो जो इंडिया टीम को सर्व कर सकता है, वो हमें दिख रहा है। तो पहला पॉजिटिव तो रियान पराग होने वाला है। सेकंड, शुभमन गिल जिस तरीके से अपने ओपनिंग बैटिंग का टेम्पलेट चेंज कर रहे हैं, वो बहुत पॉजिटिव है इंडिया के लिए। अगर ये देखते हैं कि दोनों पावर प्ले खेल जाते हैं, यशस्वी जायसवाल अपने टेम्पलेट पे ही खेलेंगे, शुभमन गिल अपने टेम्पलेट पे जिस तरीके से पहले T20 में खेला, अगर इस तरीके से खेलता है और फिर पावर प्ले खत्म होने के बाद अगर लंबी बैटिंग करने का देखता है, तब फिर चीजें बहुत डिफरेंट होगी। यशस्वी जायसवाल वैसे ही खेले जैसे फ्रीली खेलता है। और नंबर 3 पे अगर संजू सैमसन बेटर परफॉर्म करते तो शायद हमें वो नंबर 3 का स्पॉट भी मिल जाता। बट अभी फिलहाल के लिए सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, गौतम गंभीर ने भी बोला था कि नंबर 3 सूर्य कुमार यादव को बहुत सूट करता है, तो नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव ने अच्छा परफॉर्म भी किया था पहले T20 में। तो लेट्स सी आने वाले टाइम में सूर्य कुमार यादव कहाँ पे खेलना पसंद करेंगे। वॉशिंगटन सुंदर एक कमाल का प्लेयर है जो बार बार परफॉर्म करते आया है, लेकिन उसे कंसिस्टेंट चांस नहीं मिला। तो इस सीरीज के बाद अगर कंसिस्टेंट चांस मिले तो बहुत बेटर होगा, ये एक पॉजिटिव है। अब बात कर लेते हैं संजू सैमसन के लिए नेक्स्ट क्या है। अब ये बहुत ही सिंपल है, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले परफॉर्म करो, जिस भी पोजीशन में मिले परफॉर्म करो। ओपनिंग बैटिंग करने भेजे वहां परफॉर्म करो, थर्ड नंबर पे भेजे वहां परफॉर्म करो, मिडिल ऑर्डर पे भेजे वहां परफॉर्म करो। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, उस बंदे को जहां चांस मिल रहा है वहां पे वो खेल रहा है। आने वाले मैचेस में मुझे ऐसा लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में जगह मिल सकती है। और डोमेस्टिक सर्किट में ऋतुराज गायकवाड़ कीपिंग भी कर रहा था, ईशान किशन भी अभी बाहर है। डोमेस्टिक अगर अच्छा खेलता है तो उसको भी जगह मिल सकती है। केएल राहुल भी T20 खेल सकते हैं, अभी तक कोई रिटायरमेंट लिया नहीं है। वी नेवर नो कि गौतम गंभीर का क्या प्लान है, वो किसको अंदर लेके आ जाए। तो संजू सैमसन के लिए सिर्फ अब कुछ अपॉर्चुनिटीज बची, अगर वो उनको ग्रैब नहीं कर पाते तो फिर संजू सैमसन के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर तो गौतम गंभीर भी बैक नहीं कर पाएंगे और कोई फैन भी कैसे बोल पाएगा। सिर्फ IPL टू IPL परफॉर्म करके नहीं होता, जब टीम में अपॉर्चुनिटी मिले वहां पे परफॉर्मेंस देना पड़ता है। कई बार दिया भी है, ऐसा भी नहीं बोल रहा कि नहीं दिया है। बट अब ये सीरीज संजू सैमसन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि एक नए कोच के अंडर खेलने आ रहे थे, एक नया कैप्टन था, एक नई टीम थी। इस टीम में संजू सैमसन की प्रॉपर जगह बन सकती थी। और गौतम गंभीर इस तरीके का कोच है कि गौतम गंभीर खुद ही संजू सैमसन को बहुत बैक करता है, ये हर किसी को पता है, ये कई सारे इंटरव्यूज में बोला है। और अब जब कोचिंग पोजीशन पे आए हैं तो गौतम गंभीर ने वो ट्रस्ट शो भी किया। लेकिन संजू सैमसन का परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट था इस सीरीज में, पर्टिकुलरली इस सीरीज में। और अब वही बात कि हमारे चैंपियन प्लेयर रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों आ चुके हैं। 2 अगस्त से पहला ODI चालू होगा और हमें अब ये दोनों देखने को मिलेंगे। जसप्रीत बुमराह इस बार भी नहीं है, इस ODI सीरीज में भी नहीं है। तो जसप्रीत बुमराह को देखने के लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। वो शायद बांग्लादेश वाली सीरीज में या फिर न्यूजीलैंड वाले टेस्ट मैच में शायद कम बैक करे, मे बी, बट लेट्स सी। और ये आने वाले ODIs में भी किस तरीके से श्रीलंका परफॉर्म करेगा, गॉड नोज। क्योंकि T20 में जिस तरीके से खेल रहे हैं, ODI में ये किस तरीके से खेलेंगे पता नहीं। क्योंकि ये जिस तरीके से पैनिक करते हैं, जिस तरीके से कोलैप्स करते हैं, उसको देख के इनसे क्या ही एक्सपेक्ट करें किसी को भी नहीं पता। और जिस तरीके का एग्रेशन आज 30-20 में लोग दिखा रहे थे, हसरंगा हो गया या फर्नांडो करके इनका एक प्लेयर था, जिस तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, जिस तरीके का एग्रेशन दिखा रहे थे, ये समझ में नहीं आया। प्रूफ क्या करना चाहते हैं, या फिर एक नई राइवलरी शुरू करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने बांग्लादेश के साथ किया था, वो नागिन डांस, ये कंट्रोवर्सी से ज़्यादा ना अगर मैच खेलने पे फोकस करे या फिर मैच जीतने पे फोकस करे, वो इनके लिए शायद ज़्यादा बेटर होगा। और रोहित शर्मा और विराट कोहली को देख के अब ये लोग पता नहीं ये लोग किस तरीके से खेलेंगे और उनके अगेंस्ट किस तरीके से खेलेंगे, और गौतम गंभीर के अंडर ये दोनों किस तरीके से खेलेंगे, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो लेट्स सी अब आगे हमें ODI में क्या देखने को मिलेगा। और एक नया ड्रामा ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान का कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलने आएगा। पहले तक वर्ल्ड कप चल रहा था, अब एशिया कप चल रहा है। अब मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये इतनी कंट्रोवर्सी फैल क्यों रही। ऑफिशियल चीज़ों पे बात करें, ऑफिशियल चीज़ों को एंटरटेन करें, वो शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एशिया कप में नहीं आएगा, वर्ल्ड कप में नहीं आएगा, ये सब फालतू की बातें हैं। पाकिस्तान के पास अपने क्रिकेट पे फोकस करने के लिए कुछ है नहीं। ये सर्जरी करने वाले थे, इनके पास ना तो प्लेयर है ना कुछ है। इनका एक प्लेयर कल मिट्टी में कहीं लेट रहा था, मिट्टी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, कभी है
मकसद की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं आर्मी के साथ, तो इनके बारे में क्या ही बात कर सकते। ये सारी सिर्फ थ्योरीज हैं उनकी, इनके न्यूज़ चैनल पे बैठ के लोगों को बात करने का सिर्फ एक मुद्दा है, अदरवाइज इनके पास कुछ भी नहीं है। क्रिकेट इनके पास है नहीं। इनकी विमेंस भी इंडिया से किस तरीके से हार के गई है वो हम सब ने देख लिया। इंडिया बहुत ही अनलकी रही कि फाइनल में श्रीलंका ने जिस तरीके से परफॉर्म कर दिया। श्रीलंकन वुमेन्स ने कमाल का परफॉर्म किया था, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि इंडिया बहुत टाइम से एशिया कप जीतते आ रहे थे और श्रीलंका का एक पहला कप है एशिया कप, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको। और पाकिस्तान क्या कर रही है, ये ना ओलंपिक्स में कहीं है, ये ना क्रिकेट में कहीं पे है, ना मेंस में ना विमेंस में, किसी और स्पोर्ट में इनके पास कुछ है नहीं। ले दे के क्रिकेट इनके पास भी सबसे बड़ा स्पोर्ट है, इंडिया की तरह इनके पास भी सबसे बड़ा स्पोर्ट क्रिकेट है, बट क्रिकेट छोड़ के इनको हर चीज़ के बारे में बात करनी होती है। इनके क्रिकेटर्स इस्लाम के ब्रांड एम्बेसडर, वो क्रिकेटर्स नहीं है, वो इस्लाम के ब्रांड एम्बेसडर। वो क्रिकेट खेलने नहीं आ रहे, वो क्रिकेट ग्राउंड में इस्लाम को प्रमोट करने आ रहे। ये बहुत ही बेतुकी चीज़ें हैं। इनके पास इनके स्किल लेवल पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनको कुछ आता नहीं है और ये सिर्फ बेफालतू की बातें करते जिस पे कंट्रोवर्सी हो, जिस पे इनको सिंपैथी मिल सके या फिर जिस पे ये बेचारे बन सके, बस इनके पास और कुछ नहीं। और चैंपियंस ट्रॉफी को लेके भी ये यही कर रहे हैं। इनके पास और कुछ भी नहीं है, अपनी क्रिकेट पे बात करने के लिए कुछ है नहीं। इनकी क्रिकेट हो नहीं रही, इनकी टीम बन नहीं रही। इनकी कुछ पाकिस्तान शाहीन करके भी कोई टीम है जो कि कहीं गई हुई थी, वो बांग्लादेश ए से हार गई है, तो इनके पास सेलिब्रेट करने को ले दे के सिर्फ एक क्रिकेट है। इनके प्लेयर्स, इनकी कंट्री के जो भी लोग हैं, जो भी इनके फैंस हैं, उनसे वो तक छीन रहे हैं। उनको ये तक नसीब नहीं है कि उनके क्रिकेटर्स कुछ जीत जाएं, वो कुछ सेलिब्रेट कर पाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं। बेफालतू के सिर्फ कंट्रोवर्सीज करना, बेफालतू की चीज़ों पे बात करना। इनका क्रिकेट बोर्ड भी एक मजाक ही है, कॉमेडी ही है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इस पे ना तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बारिश का मौसम आ चुका है, तो अगर आपके घर के आसपास स्ट्रीट एनिमल्स अगर शेल्टर लेने आते हैं तो प्लीज़ उन्हें भगाए नहीं, और हो सके तो उन्हें कुछ खाने को दे दे, उससे उनकी बहुत हेल्प होगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।